बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉल्वेंट्स। मगर होता क्या है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस का आज हम जिक्र करने वाले हैं जिन पर सॉल्वेंट्स के असरात ज़ायद मिकदार में देखने को मिलते हैं। आज हम कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस का जिक्र करने वाले हैं जिन पर सॉल्वेंट्स के असरात ज़ायद मिकदार में देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन में होता क्या है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड सॉल्वेंट। आप सोचेंगे हम तो पहले ऐसे कहा करते थे कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, मगर ऐसा अब हम नहीं कहने वाले। हम क्या कहेंगे कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, सॉल्ट और उसके अलावा सॉल्वेंट। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने बताया कि ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोसेस होगा न्यूट्रलाइजेशन, और इस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन भी कहेंगे। अब इस रिएक्शन के नतीजा में प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा सॉल्वेंट वो क्या बनेगा, वाटर। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट, इसके अलावा वाटर। बिल्कुल ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड पोटाशियम अमाइड से रिएक्ट करता है, पोटाशियम क्लोराइड और अमोनिया। इसी तरह थायोनाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सीजियम सल्फाइड से, तो सीजियम क्लोराइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। इन रिएक्शंस में सॉल्वेंट के क्या असरात हैं वो हम आगे चलकर यहाँ से कुछ चीज़ें हमने बयान करनी है, उनके ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इन केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट किस तरह से अपना असर दिखा रहा है उस चीज़ को हम आगे चल के देखते हैं। तो बुनियादी चीज़ जो हमें यहाँ से मालूम होगी वो ये होगी कि एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड ऑन द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट जो होता है वो सेल्फ आयोनाइजेशन अगर शो करता है, जैसे वाटर है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन देगा। तो इसकी बेस पर हम पता लगाते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है, जो सोल्यूट है, वो आया एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे पता चलाएंगे। देखिए वाटर हम इसको सिंपल H2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो H2O जब आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, मगर यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर लिया है। 2 मॉलिक्यूल वाटर के जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन ये वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा और बनेगा हाइड्रोनियम आयन। इसके अलावा पीछे क्या बचेगा, हाइड्रोक्सल आयन। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्सल आयन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बन रहा है। ऐसे ही जब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनियम आयन और अमाइड आयन बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 दोनों सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, SO+2 और SO3-2। ये इसकी आयोनाइजेशन के नतीजा में हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब हमें हमारा कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, देखें जब हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन सकता है या फिर हाइड्रोजन आयन बन सकता है। अब अगर हमारे कंपोनेंट से हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो क्या होगा, वो कंपोनेंट होगा एसिडिक। देखें इस कंपोनेंट के पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। तो इस कंपोनेंट के पास हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये क्या है, एसिड है। अगर हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं अमोनिया, तो अमोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे देखें। और अगर हमारे कंपोनेंट में अमोनियम आयन मौजूद हैं, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट क्या होगा, एसिडिक होगा। तो देखें अमोनियम क्लोराइड
तो ये कंपोनेंट हमारा क्या है, एसिडिक। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, अमोनियम आयन। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, अमोनिया। यहाँ पर वाटर था, देखिए इसके पास हाइड्रोजन आयन है। अब थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो SO+2 अगर आयन बनता है, या SO+2 आयन कोई कंपोनेंट रखता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो एसिडिक होगा। तो देखिए यहाँ पर SOCl2, तो इसके पास SO+2 आयन मौजूद है। इससे मुराद ये है कि ये कंपोनेंट हमारा एसिडिक है। ऐसे ही अब हम बेसिक की बात करेंगे। वाटर जब आयोनाइज होता है तो हाइड्रोक्सल आयन देता है, और अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हुए हमारा कंपोनेंट हाइड्रोक्सल आयन रखता हो, तो इससे मुराद ये है कि वो हमारा कंपोनेंट क्या है, बेसिक। जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH आयन मौजूद है, इससे मुराद ये है कि ये क्या है, बेस। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास भी हाइड्रोक्सल आयन की मौजूदगी, वो इस बात की निशानदही करती है कि ये कंपोनेंट बेसिक है। ऐसे ही पोटाशियम अमाइड, अब देखें अगर हम अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो अमाइड आयन की मौजूदगी ये जाहिर करेगी कि हमारा कंपोनेंट बेसिक है। तो देखें पोटाशियम अमाइड, ये अमाइड आयन रखता है, इस वजह से हमें मालूम पड़ा कि जो हमारा ये कंपोनेंट है ये बेसिक है। ऐसे ही सीजियम सल्फाइड, अब ये देखें सल्फर SO3-2 आयन्स, अब यहाँ पर ये मौजूद है, इससे मुराद ये है कि हमारा कंपोनेंट क्या है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या है, बेसिक है। अब हमारा कंक्लूजन क्या है कि वो सोल्यूट जो कैटायनिक स्पीशी देता है सॉल्वेंट में, वो क्या कहलाता है, एसिड, एसिडिक कंपोनेंट। वो सोल्यूट एसिडिक होगा। एसिडिक सोल्यूट क्या होंगे, जो कैटायनिक स्पीशीज देते हैं सॉल्वेंट में, और वो सोल्यूट जो के बेसिक प्रॉपर्टी जाहिर करते हैं, उनके अंदर क्या खासियत होती है कि वो एनायनिक कंपोनेंट देते हैं सॉल्वेंट में। ये अभी हमने आपके सामने वाज़ेह किया। अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करने वाले हैं, और सेकंड टाइप क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, बुनियादी तौर पर इस केमिकल रिएक्शन में हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करने के लिए एक सॉल्यूशन से, अगर हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो मुताल्लिका प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हासिल करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं, उससे हमारे पास क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट। जैसा कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन मौजूद थे, अब हम इन क्लोराइड आयन को रिमूव करना चाहते हैं या अलग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो क्लोराइड आयन सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे, और ये सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट है, और जिसमें ये प्रेसिपिटेट बना है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चंद दीगर एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक्वस मीडियम में क्लोराइड आयंस को सेपरेट करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, जो वाटर के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। और बेरियम नाइट्रेट ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद रहेगा। तो अगर एक्वस मीडियम में क्लोराइड आयन मौजूद है, देखिए बेरियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, मगर सिल्वर क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। यानी हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्युबल नहीं है, या इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, स्लाइटली सॉल्युबल। अब अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो सिल्वर क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएगा। मगर अगर यही रिएक्शन हो और हम बजाय वाटर के सॉल्वेंट इस्तेमाल करें लिक्विड अमोनिया, फिर क्या होगा, तब भी क्या ऐसा ही रिएक्शन होगा? नहीं, तब प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनेंगे, बल्कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। कैसे? अब लिक्विड अमोनिया में सिल्वर क्लोराइड भी डिसॉल्व हो जाता है, बेरियम नाइट्रेट भी डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर हमारा सॉल्वेंट अमोनिया हो तो हमारा प्रेसिपिटेट अब सिल्वर क्लोराइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बेरियम क्लोराइड।
तो इस तरह से सॉल्वेंट के चेंज करने से हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो चेंज हो गया है। दोनों में सेपरेट क्लोराइड आयन ही हुए हैं, मगर क्या देखने को मिल रहा है कि सॉल्वेंट की नेचर चेंज करने से जो हमारे प्रेसिपिटेट हैं उनकी नेचर चेंज हो गई है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम क्लोराइड से जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम आयोडाइड बनेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है हमारे पास ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास है क्यूप्रस नाइट्रेट, जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये कॉपर सल्फेट एज अ, तो ये कॉपर सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे। मगर अगर हम यहाँ पर वाटर यूज कर लेते तो कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो कॉपर सल्फेट तब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, कब? जब हम फॉर्मिक एसिड की बजाय सॉल्वेंट यूज करें वाटर। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, यानी हम लाजमी तौर पर एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज करेंगे ताकि हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट को हासिल कर सकें। नेक्स्ट रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले हम आगाही हासिल कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाकई होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाकई होगा। अब रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन तीनों प्रोसेस में से कोई भी हो गया तो रिडक्शन होगी। अब हम इन केमिकल रिएक्शंस में किस चीज का जिक्र करेंगे? हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एक स्पीशी में तो क्या होगा? रिडक्शन। तो बुनियादी तौर पर दो केमिकल सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन के तबादले को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक ही वक्त में होते हैं। दीज अकर साइमल्टेनियसली। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, फोटोसिंथेसिस, कंबस्टन, रेस्पिरेशन, बैटरीज में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। इसके अलावा रस्टिंग भी वो प्रोसेस है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब जो मोस्टली हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो आयोनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं, ठीक है। अब हम चंद एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक जिंक है, और अब देखें यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्यूप्रस आयन, इस पे +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। तो क्यूप्रस आयन क्या करेंगे? अपने रिडक्शन पोटेंशियल के ज्यादा होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, जिंक पे +2 चार्ज आ जाएगा, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल कर लेगा। ऐसे ही अमोनिया और सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। अमोनिया यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3, हाइड्रोजन +1, और 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी होगी। लेकिन अब देखें यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है, बल्कि यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो लाजमी तौर पर वहां पर रिडक्शन भी होगी। तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 थी, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है। तो इससे पता ये चला कि यहाँ पर क्या हुई है? रिडक्शन। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड और फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और फेरिक क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो फेरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनेगा। अब जानना ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, आयोडीन की -1, मगर यहाँ पर आयोडीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एलिमेंटल फॉर्म में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो -1 और ये 0, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पर क्या होगी? इन दोनों में रिडक्शन होगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक रिएक्शंस की। यहाँ पर हमें कुछ एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आगाही ज़रूरी है, जैसा कि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई चीज़
एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन दे तो वो एसिड है, और एक्वस मीडियम में अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोक्सल आयन देता है तो वो बेस है। ये था आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन देती है वो क्या कहलाती है? एसिड। और वो स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या कहलाती है? बेस। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। खैर उसका यहाँ पर जिक्र नहीं रहेगा, अलबत्ता हमने उसका नाम बताया लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होता है, लाइक अमोनिया क्या करता है, एक लोन पेयर रखता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, अपने लोन पेयर को डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो जो स्पीशी लोन पेयर को डोनेट करती है वो बेस होती है, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है वो एसिड होती है, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हम सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब उसके जिक्र की जरूरत क्यों है यहाँ पर, उस बात को बाद में देखते हैं। पहले ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो देखें हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोराइड आयन बने। अब देखें यहाँ पर वाटर ने इस एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तब जाकर हाइड्रोनियम आयन बने। यानी यहाँ पर वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, और वो स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है बेस है, तो इस वजह से वाटर बेस कहलाया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर देखें अमोनिया है। अब ये क्या करेगा, वाटर यहाँ से प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, तो जो स्पीशी प्रोटॉन को डोनेट कर रही होगी वो एसिड। तो यहाँ पर वाटर एज अ एसिड काम कर रहा है, यहाँ पर वाटर एज अ बेस काम कर रहा था। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन बन जाएगा और पीछे बचेगा हाइड्रोक्सिल आयन। तो वाटर यहाँ पर एज अ एसिड काम कर रहा है और वाटर यहाँ पर एज अ बेस काम कर रहा है। अब आपको यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि वाटर हालात को देखकर फैसला करता है कि उसको एसिड के तौर पर काम करना है या बेस के तौर पे काम करना है। सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वाटर वीक हार्ड एसिड भी है और वीक हार्ड बेस भी है, यानी ये दोनों के तौर पे काम करता है, इस वजह से ये एम्फोटेरिक है। अब अगर हम लिक्विड अमोनिया में चंद केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखते हैं जिंक क्लोराइड पोटाशियम अमाइड से जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, जिंक अमाइड और पोटाशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये स्पीशी एज अ एसिड काम कर रही है और ये स्पीशी एज अ बेस काम कर रही है। ठीक है, आप सोचेंगे वो कैसे? तो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जिंक आयन ये अमाइड आयन आपस में मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो स्पीशी कैटाइन देती है, कैटाइन लूज करती है, वो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? बेस। तो देखें मेटल आयन बेसिक के तौर पे काम कर रहे हैं और ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इन पोटाशियम अमाइड ने अमाइड आयन ने जिंक आयन को मेटल आयन को एक्सेप्ट किया है। देखें यहाँ पर ये बेस के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पर ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है। आप सोचेंगे वो कैसे? सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी के मुताबिक या कंसेप्ट के मुताबिक क्या होता है, ये मेटल आयन यहाँ पर लूज कर रहा है और अमाइड आयन इन मेटल आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अमाइड आयन यहाँ पर एज अ एसिड काम कर रहा है और जिंक आयन यहाँ पर मेटल आयन ये बेस के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जिंक अमाइड और पोटाशियम क्लोराइड बनेगा। मगर दूसरे रिएक्शन में ये पोटाशियम अमाइड एज अ बेस एक्ट करता है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ है, अब मेटल आयन यहाँ से लूज हुए हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये बेस के तौर पे काम कर रहा है, एसिड के तौर पे काम कर रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी कि एसिटिक एसिड, जब इसको अमोनिया सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होगा? बनेगा अमोनियम एसीटेट। ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्मली जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो एसिटिक एसिड वीक एसिड के तौर पे काम करता है, मगर जब हम इसको अमोनिया में ऐड करते हैं तो ये एसिटिक एसिड अब अपना रवैया बदल लेता है और क्या करेगा? ये एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड काम करेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड, दीज ऑल आर वीक एसिड। वाटर के अंदर जब हम इनको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये वीक एसिड के तौर पे काम करते हैं, मगर जब हमने इनको अमोनिया में ऐड करके देखा तो इनके रवैये बदल गए हैं
और अब ये क्या कर रहे हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड काम कर रहे हैं। सॉल्वोलाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। अब सॉल्वोलाइसिस से क्या मुराद देंगे, ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्वेंट। अब होगा ये कि एक सोल्यूट सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और इस प्रोसेस को नाम देंगे सॉल्वोलाइसिस का। अब जो सॉल्वोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल हम देते हैं, जैसा कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है, देखिए ये वाटर है, इसके दो कंपोनेंट हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन, ये दो कंपोनेंट्स हमने बयान किए अलग अलग। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से लूज होगा और H2CO3 बना देगा। इसने इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया। जब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया तो वाटर एक कंपोनेंट इसके साथ अटैच होगा, दूसरा कंपोनेंट सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन वाला। इस तरह से इस कंपोनेंट ने इस वाटर को, सॉल्वेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे सॉल्वोलाइसिस। अब क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो इसको हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रा वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। ऐसे ही कॉपर सल्फेट जब हम यूज करते हैं तो क्या होगा, यहां से दो हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे और कॉपर आयन हाइड्रोक्सिल आयन से मिलके कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब हुआ क्या है, यहां पर भी सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है। किसने किया, इस सोल्यूट ने किया। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, सॉल्वोलाइसिस। अब यहां पर सॉल्वेंट वाटर था तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। इसी तरह से SO2Cl2 जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, तो अब यहां पर अमोनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कर रहा है, ये कंपोनेंट कर रहा है। तो जब अमोनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे अमोनोलाइसिस। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि अमोनिया दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है। तो अमोनोलाइटिक प्रोसेस, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट SO2 NH2 twice NH4Cl। तो हमने डेफिनेशन दोबारा लिखी है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स एंड दिस प्रोसेस आर सॉल्वोलाइसिस। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस, अमोनिया तो अमोनोलाइटिक प्रोसेस। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ये भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे साइनाइड के साथ ऐड हो जाएगा और पोटेशियम फ्लोराइड के साथ। इस तरह हमने 5 केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया और उन पर सॉल्वेंट्स के असरात क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो 5 रहते हैं केमिकल रिएक्शंस, उनका जिक्र हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।